So, welcome you all to the next video, and we have covered all those topics like what is nationalism and 19th century nationalism we have seen, and we have also seen the socio and religious reform movements. Now we are going to see the Pratna Samaj. Okay. So, Pratna Samaj, don't laugh, please focus on the study. Pratna Samaj, what is Pratna Samaj? The Brahm Samaj movement gradually had its influential felt outside Bengal, also especially in Maharashtra. जो ब्रह्म समाज था वो सिर्फ एक जगह सीमित नहीं था, वह ब्रह्म समाज का जो थोड़ा सा आप लोग है ना शांत हो जाइए, क्लासेस हैं तो थोड़ा सा बाकी बच्चे भी हैं जो कभी देखें खोल के तो उन्हें लगे कि हाँ शांति थी क्लास में, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। प्रार्थना समाज हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या था? ब्रह्म समाज एक तरह का ऐसा सोसाइटी था जो एकजुट में बांधने, क्योंकि इंडिया खुद सफ़र कर रहा था बहुत सारे डिफरेंसेस, जैसे चाहे वो वर्ण के आधार पे हो, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें इंडिया वाज फेसिंग मच प्रॉब्लम एट दैट टाइम। सो द आवर मेन एंड द फर्स्ट गोल वाज टू जस्ट व्हाट, यूनिफाई द पीपल ऑफ इंडिया। हमें यूनिफाई करना था लोगों को। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तभी लड़ सकते हैं ना जब हमारे अपने लोग आपस में क्या हो, एक मेल में यूनिटी हो हम लोगों में। तो यूनिटी को लाने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग लोग आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, और ये सब इनिशिएटिव लेते हैं। उसी में से उन्होंने प्रार्थना समाज की भी स्थापना करी। ये था क्या? द ब्रह्म समाज मूवमेंट ग्रेजुअली हैड इट्स इन्फ्लुएंस फेल्ट आउटसाइड बंगाल ऑल्सो, स्पेशली महाराष्ट्र। तो ये बंगाल के बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, महाराष्ट्र में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ब्रह्म समाज का रूट्स था। अब देखिए आगे, There it had to be established of प्रार्थना समाज in the year 1867। इसके बाद 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर पूछेगा तो ये आएगा। इट्स फाउंडर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर वाज द केशव चंद्र सेन। और जो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट 2-3 गर्ल्स टू जस्ट सिट ओवर हियर। यू रिद्धि एंड साइस्ता, सिट ओवर देयर। हाँ, फाइन। तो हु इज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? द केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दे बिलीव्ड इन, वो किन किन चीजों पे विश्वास किया करते थे? तो आइए देखते हैं हम लोग। द सोशल रिफॉर्म सच एज द इंटरकास्ट मैरिजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वुमेन एंड द सो कॉल्ड लोनली क्लासेस। ठीक है, हु विल डिस्क्राइब द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई हैव जस्ट रेड नाउ? Anyone want to describe the first point? They believe that a person can marry other caste also. हाँ, why is it so? Because as we all know कि we do have so many castes, so many religions prevalent at that time. But the problem is not that. The problem starts when we start discrimination on the basis of religion, on the basis of casteism, you can say, and there's so many other things. So problem start where when we are just taking it in a negative perspective. So the main focus of the Pratna Samaj is to what? To support the intercaste marriages, because it was the only thing when we connect the people more by the marriages. If you suppose कीजिए ना कि अगर कोई एक लड़की है या फिर कोई एक लड़का है, जब वो शादी होती है उसकी, तो अगर वो कास्ट कोई भी हो सकता है इनिशियल वे में कास्ट को लेकर के 1 साल 2 साल लोग खुश ना हो, किसी एक पक्ष के लोग, लेकिन जैसे जैसे उन शादी में आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन में आते हैं, वैसे वैसे कास्टिज्म और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूर छूट जाती है कि नहीं? तो उनका फर्स्ट फोकस था कि दे आर सपोर्टिंग द इंटरकास्ट मैरिजेस फर्स्ट, एंड सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड द रैशनल worship of one god. Later the Mahadeva Govind Ranade was also associated with this organization. जो हमारे महादेवा गोविंद रानाडे थे वो भी इस बात में यहाँ पे आकर के प्रार्थना समाज में जुड़ते हैं। और सेकेंड जो उनका सबसे बड़ा एक पर्सपेक्टिव था कि एक ही भगवान की पूजा करें, मतलब एक गॉड होने चाहिए। There is no such god because they are also creating a lots of discrimination on the basis of gods. The idols they worship, है ना, इसके आधार पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2-10 minutes, द रूम विल बिकम कूल, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो नाउ ओके, हिज आइडियाज, कीप क्वाइट क्लास, कीप क्वाइट प्लीज। His ideas of the reform were the wider than those of the Keshav Chandra Sen. He said, you can't have a good social system when you find yourself low in the scale of the political rights. अब जो हमारे इनके संस्थापक कौन थे प्रार्थना समाज के?
अभी मैंने बताया केशव चंद्र सेन। कहाँ है आप लोग की दिमाग, कहाँ है आप लोगों का? तो कहाँ आंसर आ पाया? केशव चंद्र सेन। अभिनव प्लीज बी सीरियस, है ना? केशव चंद्र सेन वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, लेकिन उसमें आगे जा करके हमारे कौन एक और लोग जुड़ते हैं जिनका नाम क्या था? महादेवा गोविंद रानडे। अब वो क्या करते हैं? वो एक स्टेप और आगे जाते हैं, वो बात करते हैं किसकी? दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स। You can't have a good social system when you find yourself low in the scale of political rights. What are political rights? The rights given by the what? States. इससे आप समझ सकते हैं. What are political rights? The rights states. है ना? Even though in democracy we give ourselves a right, but that is another thing. But the political right means what? If someone is sufferer and he is just discriminating on the ground of what? कास्ट, रिलीजन, रेसेस, सो वो कैसे खुश रहेगा सोसाइटी में? जब वो सोसाइटी में खुश नहीं है तो देश के लिए क्या सोचेगा? इफ समवन इज नॉट हैप्पी विथ फैमिली, हाउ ही कैन थिंक अबाउट द सोसाइटी? इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ सोसाइटी, हाउ यू कैन थिंक अबाउट नेशन? सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो रेनाडी जी ने बोला कि भैया फर्स्ट वी हैव टू गिव देम इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट, देन ओनली वी कैन अचीव समथिंग. If the political rights will be equal, then the people can openly support the nation. Because at least they are not being discriminated. You अब suppose करो, let me give you the example. You are the member of your family. What happen if your family is continuously discriminating you against your brother, elder sister, whatever may be? So you will not feel like family. आपको लगेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? This is not good. Same like it was happening with the large mass of people of India. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था पॉलिटिकल राइट्स का. अब आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज थर्ड पेज ना. सो व्हाट आर द सोशल, दिस इज थर्ड पेज ना. ओके, सो नाउ द सोशल रिफॉर्म्स. व्हाट आर द सोशल रिफॉर्म्स? सोशल रिफॉर्म मतलब अब हम लोग देखेंगे कि और भी आगे लीडर्स आएंगे और वो सोसाइटी के लिए और भी बहुत सारे योगदान देते हैं. क्या है उसमें? The ज्योतिबा फुले was a highly admired social reformer in the 19th century. मतलब सच में ज्योतिबा फुले ऐसा, मतलब इनकी वाइफ जो भी थी उनके साथ मिलकर के उन्होंने बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल पे एक मुहिम स्टार्ट किया जो कि पिछले वर्ग को और यूँ कहे कि वुमेन्स को भी एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे लेकर के आए, है ना. तो ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की नीड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम इंडिया को, और इंडिया को मिला भी उनका साथ. तो उनमें एक बड़ा नाम है ज्योतिबा फुले का, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि uplifting lower classes. One of the major thing that the people of any people or any nationalist can do is the uplifting the what? Lower classes. Because it was the Varna system is just like a worm inside a food, जो कि पूरे फूड को खराब कर रहा था. तो जब तक ये लोअर क्लासेस, व्हेन वी आर कॉलिंग इट लोअर क्लासेस, इट डजंट मीन कि वी आर टॉकिंग इट इकोनॉमिकली वाइज, वी आर टॉकिंग इन द मोर पॉलिटिकल फॉर्म कि भैया वो सामाजिक और सोशल फॉर्म, सामाजिक और सोशल रूप में भी या पॉलिटिकल रूप में भी वो पीछे हैं. तो क्या है हमारा? अपलिफ्टिंग लोअर क्लासेस. लोअर क्लासेस को पहले थोड़ा सा अपलिफ्ट करें. And if you know, let me tell you the meaning of socialism. The socialism also tells you about the same thing, to decrease the gap between the rich and poor. Okay, so now the caste structure was to him is slavery, है ना. caste system जो था ना, रिद्धि, if you don't mind, can you sit over there? Now, caste system. What is caste system? Caste system is just like slavery. ज्योतिबा फुले कहते थे कि भैया जो caste system है ना, ये slavery वाला ही चीज है. slavery मतलब समझ रहे हैं सभी लोग क्या कहते हैं slavery का हिंदी? Yes, exactly. Now, his book Gulamgiri, the slavery, focused on the Brahmin domination and the poverty and hardship and distress with the lower caste were they facing. Means one of the most famous and the crucial book written by the Jyotiba Phule is Gulamgiri. What is Gulamgiri? In Gulamgiri, he was written all of the dominions, all of the negative aspects of the society in that particular book. I will suggest you to read that particular book, Gulamgiri. You can order on Flipkart or Amazon, whatever the site may be. आप उसे order कर सकते हैं. You can read that. कि each and every point were mentioned how the Brahmins have dominated over the large section of society, and they are just, if a people is just thinking just against themselves in the society, so वहाँ पे सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जब इंसान अपने बारे में ही नहीं सोच रहा है ना. सोसाइटी में उसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जो कि एक सोसाइटी का सबसे बड़ा पोर्शन को ऑक्युपाई करके रखता है. Are you getting my point? तो गुलामगिरी में उन्होंने उन सब के बारे में बताया. और फुले strongly felt that all the problems of Dalits, whom is called the Sudras and the Ati Sudras, could be solved if the proper education provided to them. It is true.
Jyotiba Phule is also saying that if the people will become literate, then these type of things will not happen. The casteism, the child marriages, the different ill practices will be banned if the people will become literate. And somehow this is very true in the today's context as well. There's so many people with a lack of education, they are just doing unwanted things or ill practices that they don't supposed to do, and still they are doing. So Jyotiba Phule has concerned about those things. If we educate the people, if we educate the large mass of the lower classes, then only we can discriminate all, then only we can just discard all those things. This is the only thing, the only weapon that we can use is the education. If the education will be used as a tool, then we can solve all of the societal problem of the India at that particular time. So they focused more on the education system of India. Now, the gender justice. The first and the major work done by the Jyotiba Phule is the uplifting the lower classes, and the second and the most crucial thing is gender justice. You can just see in today's era as well. If I'm just talking, no, I'm not talking about the cities, and in cities all the things are like equal. Girls have got the equal opportunities and right to the boys. So there is no such discrimination in the educated family on the name of female and male. But now in today's era also, when you go to villages, है ना, in villages the lots of girls face so many of the different problems in day-to-day life. If we talk about the girls and boys ratio, मतलब उनके बीच में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन आज के डेट में भी हम गांव में देखते हैं, है ना, और वो डिस्क्रिमिनेशन आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले और ज़्यादा थी. So they have also worked on the gender justice. How the gender justice? See, if the proper justice will be provided, if we are going to educate our boy, if gender justice will be there, me and my sister will also go in the same school. But still you can see in the society, most of the boys are just studying in some big schools and the girls are studying in some normal school. This is the mentality of the today's parents as well. I'm not talking about the large mass section of the society, but still somewhere this is the thing. So why is it so? Lack of education. Yes, lack of education. Every problem has only one solution, is that education. That Jyotiba Phule was keep on trying to convey to the society. Education. If we promote education in the rural areas as well, then we can discriminate these problems very easily on a very root level. You don't have to think about and much about the society then. If we do have a literate society, you can just compare two different nations like America and India. Although the major society of India, urban society, I'm not talking about urban society, but still there are so many discrimination happen on a daily basis. We see day-to-day live news from the villages. There are so many discrimination also there in a society, very prevalent against the boys and girls. Now, so the Phule said that the women were superior to men because where is the point? Okay, can you give me the book? Thank you. Phule said that the women were superior to men because they bore children and nursed them. Men kept their women uneducated so that they would never question their domination. What a beautiful line mentioned at that age. अब तो चलिए फिर भी we are just somehow aware about these lines, but at that time this line is very aggressive and very, you can say कि adamant. ये एक तरह से पूरे इंसानी, एक तरह से मर्दों के लिए एक तरह से एक चाटा है ये वर्ड. समझ आ रहा है कि नहीं? ज्योतिबा फुले was saying कि भैया ये अपने वुमेन को, अपनी पत्नियों को इसलिए अनएडुकेटेड रखते हैं ताकि वो उनके डोमिनेशन को क्वेश्चन ना कर सके. And now the things are happening. If the female is also earning, so female is no like वो बाउंड नहीं है वो मेन के सारे आंसर देने के लिए, because she is also earning now. तो that's why ज्योतिबा फुले ने कहा कि भैया वो मेन अपने वुमेन को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, वाइफ्स को, ताकि वो उनके डोमिनियन को क्वेश्चन ना कर सके. ठीक है. नाउ द फुले established in 1848 one of the first girls school in India. One of the first girl school in India established by the Jyotiba Phule. Now, he set up the orphanage in 1854 to provide the shelter to the poor widows and their children. He also founded the number of schools for the girls and the lower caste, that is the Mahars and the Mangas. ये सब आप याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार. नाउ द सत्यशोधक समाज. ठीक है. सत्यशोधक समाज क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग. सत्यशोधक समाज is also like Phule. Jyotiba Phule is only founded the Satyasodhak Samaj.
सी फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फिलोसफी ऑफ लीडर्स, देन आफ्टर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो अकेले तो कर नहीं सकते थे, दे नीड एसोसिएशन, दे नीड अ लार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो उन्हें पता था कि जब तक हम इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दे एस्टेब्लिश द सत्य शोधक समाज, है ना। अच्छा, इसमें क्या है, फुले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, द सोसाइटी ऑफ द सीकर ऑफ ट्रूथ इन ऑन 24 September 1873, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, you can just remember the date and the year. The society endeavored to mitigate the distress and suffering of the Dalits and women. His wife Savitri Bai was the head of the women's wing of the society. सत्य शोधक समाज बनाने का भी कहीं ना कहीं पीछे यही मतलब था कि जो हमारे जो सफरर्स है उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें की जाए, है ना। सो बेसिकली अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अगर वो कोई भी हो, चाहे सत्य शोधक समाज हो, ब्रह्म समाज हो, तो आप एक कॉमन सी पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। Although the Brahma Samaj was focused on the what? Large scale, but the Satya Shodhak Samaj and the work done by the Jyotiba Phule is somehow more aligned with the what? Lower caste and the lower what? Section of the society. इतना बस आपको डिफरेंसेस याद रखना है, you can just intermix the point, that is not a big deal, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। Now, it is however the heartening to find the Phule mentioning in his book Gulamgiri that it were the farmers on those labors, the government, the armies and the salaries and the pensions of the whites depended. According to Phule, when the farmers educate themselves to carry wives on their soldiers, the English will have to scream and yell and flee the country. Again, he is also here, the Phule has mixed the education system to eliminating the casteism and untouchability in India. Now he is saying that education is somehow more important. If we educate our people, so they will question the dominion of East India Company also, and ultimately they will not consider themselves uneducated people will never compromise कि भैया उसके ऊपर कोई और डोमिनेशन दिखा रहा है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अनपढ़ इंसान हमारे ऊपर कैसे रूल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे तो वो ब्रिटिश के डोमिनियन को क्वेश्चन करेंगे और अल्टीमेटली उन्हें एक साथ आना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वर्क डन बाय द ज्योतिबा फुले। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्म समाज या सत्य शोधक समाज और प्रार्थना समाज के अलावा और भी छोटे मोटे या बड़े स्तर पे और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। अब उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। नाउ We shall now refer to the few other reforms of the movement that made the people awake for the deep sleep. कुछ ऐसा भी था, कुछ ऐसे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एसोसिएशंस बनाया गया जो कि सोते हुए लोगों को जगाया। वो कौन था? फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आर्य समाज। आर्य समाज इज फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 by the Swami Dayanand. He opposed the caste system and encouraged female education and remarriage of the widows. It is also a major problem. You have heard the widow remarriages first time here in the whole chapter. So you can just put all of the point that you have studied in both of the things, but you can distress, you can just more emphasis on the widow remarriage in the Arya Samaj. अब आर्य समाज के बारे में आएगा तो आप विडो रिमैरिज के बारे में अलग से पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कीवर्ड बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा और कम सारे लोग एक ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ ऐड हो गई है वो क्या है? विडो रिमैरिज। सो दे आर ऑल्सो सेइंग कि कास्टिज्म शुड नॉट बी देयर and untouchability like things should not be prevalent in the Indian society. That's why we will get independence from the British. But before that, he also added some point that widows should be remarried. Why is it so? Why the women can suffer? Why the women will suffer if they have husband lost their in very early ages? तो सिर्फ women ही क्यों suffer करें? तो widow remarriage should also be there. But now अभी भी there are, this is not a very you can say कि common thing जो अचानक से किसी के हस्बैंड नहीं रहे वो शादी कर ली जाती है। समाज में आज के डेट में भी विडो रिमैरिज को बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है ना, लेकिन उस टाइम उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर आकर के ओपनली बोला, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। जो उस टाइम जो सोसाइटी में प्रिविलेंट है उसके अगेंस्ट में इतनी सारी बातें बोलना ये कोई बड़े लीडर ही कर सकते हैं, आसानी से आप नहीं बोल सकते, ठीक है। नाउ द रामाकृष्ण मिशन, है ना, द व्हाट इज रामाकृष्ण मिशन? द रामाकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन 1896 बाय द स्वामी विवेकानंद। अब रामाकृष्ण मिशन में क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि इट बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल दैट द सर्विस टू गॉड इज द सर्विस टू मैन। ठीक, इट बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल दैट द सर्विस टू गॉड इज द सर्विस ऑफ मैन। It established the hospitals and orphanages to the alleviate the sufferings of those distress. वही चीज़ बोला कि भैया अगर आप मैन की सेवा कर रहे हैं, अगर आप सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है? सेवा करना हुआ, गॉड का पूजा हुआ।
है ना। तो ये रामाकृष्णा मिशन था आपका। नाउ अब हम लोग आगे के चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, बट आई वांट कि आप लोग एक बार टॉपिक को एक बार दोबारा से देखें और दोबारा से पढ़ें, फिर हम एक आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे।